हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आपको याद होगा, पिछली दो वीडियो में हमने जो बात की है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की है, ठीक है ना। उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट थे उनके बारे में हमने बात की है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंट लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अगर हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करें तो इंडिया के पास जो टोटल लैंड एरिया है उसमें आप देख सकते हैं कि 43% जो एरिया है वो प्लेन्स यानी मैदानी इलाकों में शामिल किया जाता है। देन उसके बाद 30% जो इलाका है वो आपका माउंटेन में शामिल किया जाता है। एंड देन आफ्टर 27% जो है वो प्लेटिंग में शामिल किया जाता है। अगर हम इस प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग बात करें फॉर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए बेस्ट माना जाता है। उसके बाद अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए, ठीक है ना, और बहुत सारे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए माउंटेन हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो रिवर्स उनका जो रेगुलर फ्लो है वो भी माउंटेन के थ्रू ही होता है। अच्छे, अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू रीजन की तो ये एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है। बेसिकली जो एरिया प्लेट्यू रीजन में है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में मिनरल्स मिल सकते हैं। अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि जमीनों को अगर आप यूज करते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी में आप उनको डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले उसमें आते हैं फॉरेस्ट यानी कि हमारे जो जंगल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे लिखा हुआ है कि लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। मान लीजिए जमीन तो थी, उसको आप यूज कर सकते थे, पर आपने मान लीजिए उसमें एक बड़ा सा घर बना दिया है या आपने जो है गवर्नमेंट को दे दिया, वहाँ पे एक हाईवे बन गया है, तो ऐसी जो जमीनें आएंगी आपकी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में अप्लाई की जाती हैं। उसके बाद जो आती है आपकी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। मान लीजिए कोई भी जमीन आपके पास थी, आपने उसमें जो है एक तरीके से कह सकते हैं घास के मैदान को डेवलप कर दिया, या आपने जो है वहाँ से जो है पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, ठीक है ना। कमर्शियल तो आपने सोचा लेकिन प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं किया गया। उसके बाद आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड में हम दो तरीके से जमीनों को शामिल कर सकते हैं। एक वो जमीन जिसपे एक साल तक आपने कोई वर्क ना किया हो, है ना, या वो जमीनें जो 5 साल तक जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज ना की गई हो। जनरली जो जमीनें होती है इस तरह की उनको हम बैरन लैंड या बंजर जमीनों के नाम से भी जो है आप जान सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो आता है आपका असर नेक्स्ट जोन एरिया, यानी वो एरिया जिसके ऊपर आप खेती करने का काम करते हैं। अगर ओवरऑल आप चेक करें तो लगभग 53 से लेकर 54% तक का एरिया हम कह सकते हैं जो इंडिया में अवेलेबल है खेती करने के लिए, ठीक है ना। टेक्निकली अगर आप देखते हैं नेक्स्ट जोन एरिया को कि भाई एक ऐसा एरिया जिसमें साल में एटलीस्ट आप 2 फसल जो है जरूर उगा लेते हैं, तो उसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो बेटे, ऐसा है कि कहीं पे भी किसी भी जमीन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी जमीन को आप कैसे यूज करते हैं या उस जमीन की हमारे लिए क्या वैल्यू है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक आपका क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है ना, टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट भी आप कह सकते हैं, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो है मिलकर बताती हैं कि कौन सी जमीन किस तरीके से यूज जो है की जा सकती है। अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पर हम जो है बात कर सकते हैं। देखिए, जो जमीनों को यूज करने का तरीका है वो हर स्टेट के अगर हम हिसाब से देखें तो अलग अलग भी हो सकता है। जनरल वे में अगर आप जमीनों को देखेंगे भारत जैसी कंट्री में तो इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारी जमीनें हैं जिनको हम बैरन लैंड में शामिल करते हैं, बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनको हम जो है प्रॉपर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3,28,000 किलोमीटर है। तो अगर हम उस एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें जो जमीनें हैं उन्हें आप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करें। जैसे कि अगर आप देखें नेक्स्ट जोन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ये बेल्ट है यानी जो नॉर्दर्न इंडिया का बेल्ट है, इसमें जो जमीनों पे जो परसेंटेज है अगर नेक्स्ट जोन एरिया के हम अकॉर्डिंग बात करें तो ये 80% तक चला जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो इससे 20% रह जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी जमीनें हैं, जैसे आप ये देखें कि जो घास के मैदान हैं हमारे यहाँ वो जो है लगातार कम होते जा रहे हैं। जो फॉरेस्ट एरिया है अगर हम 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करें तो एटलीस्ट 33% एरिया पे तो फॉरेस्ट होना चाहिए, जो लगातार क्या होता है कि बीच में तो बहुत कम हो गए थे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे लगातार काम कर रही है और इस रेशो को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। तो अगर हम जमीनों के वेरिएशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो लैंड यूज पैटर्न है वो हमें यही बताता है कि कौन सी जमीन को आपको कैसे यूज करना चाहिए, किस लेवल तक आप उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज पे आपको काम करना चाहिए, वो है प्लानिंग। सीधी सी बात यह है कि कोई भी जमीन अगर हमारे पास है तो उसको अगर आप जो है बिल्कुल रेकलेसली यूज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, है ना।
जैसे अगर हम फॉरेस्ट एरियाज की बात करते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जंगली जनजातियों के लोग हैं जो बेचारे इन जंगलों पे ही डिपेंड हैं। तो जब जंगल को ही आप प्रॉपर रख नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। उनका तो पूरा जो जीवन है वो जंगलों पे ही डिपेंड होता है। देखिए सीधी सी बात ये है, आपने देखा भी होगा, डिस्कवरी पे भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि मान लीजिए कोई भी एक बेल्ट है, कोई भी एक इलाका है, ठीक, अगर वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट कर रहे हैं या ऑलरेडी वहाँ पे ट्री हैं तो डेफिनेटली फिर जो बारिश का पानी आता है वो वहाँ रुक जाएगा, ठीक है ना। जो लेयर ऑफ सॉइल है उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने देगा, हमारा जो नेचुरल सराउंडिंग है वो डेवलप हो जाएगा, हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। पर ये तब होगा जब हम प्रॉपर जमीनों के यूटिलाइजेशन पे काम करते हैं। अगर बहुत जरूरत से ज़्यादा आप जमीनों को यूज करेंगे तो धीरे धीरे वो जो है बैरन लैंड में ही कन्वर्ट होती चली जाएंगे और फिर उनकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं रहती है। अच्छा, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करते हैं तो इसके बारे में तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें तो वो स्टेट जो हमारी मिनरल बेस्ड है, लाइक आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है ना, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं कि एक तो आपका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज है, ठीक है। जैसे हम राजस्थान का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे लाइमस्टोन के लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। तो कई जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे भी ये प्लांट लगाए गए हैं या जहाँ पे भी जो माइंस होती हैं इकोसिस्टम को बहुत हार्म करती हैं, चारों तरफ जो है स्मोक जो है फैल जाता है, तो डेफिनेटली जो जमीन का जो लेवल है वो धीरे धीरे जो है आपका डिस्टर्ब होता चला जाता है। अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात जैसी स्टेट की बात करते हैं तो ओवरग्रेजिंग वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है रिगार्डिंग लैंड डिग्रेडेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम वेस्टर्न यूपी की तरफ आ जाते हैं या पंजाब और हरियाणा में चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम असली क्या है, ओवर इरिगेशन। तो उससे क्या है कि जो जमीन है वो अपने मूल रूप को खो देती है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और आप देखें कि बहुत सारी जगह पे आपने सुना भी होगा कि जो पानी होता है उसमें जो है सॉल्ट की मात्रा जो है आने लगती है। यानी जब इतना बुरी तरह से आप डिगिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेचर को तो हम डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आजकल आप सुन भी रहे हो, जैसे रेनी सीजन चल रहा है, उत्तराखंड के बारे में आपने सुना हो या हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने सुना हो, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे बादल फट रहे हैं। तो ये क्यों है, ये आप हर चीज के लिए देखिए नेचर को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ब्लेम तो हमें खुद को करना चाहिए क्योंकि हम अपने इकोसिस्टम को प्रॉपर रख नहीं पाते हैं। अपने सिर्फ लालच के बारे में हम बात करते हैं कि नए नए रेलवे ट्रैक आप बना देते हैं, नए ब्रिज आप बना रहे हैं, नई रोड बना रहे हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए आप होटल बना रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत भी हम ही लोगों को जो है पे करनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें कंजर्वेशन, तो सबसे बड़ा उपाय क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपको ट्री जो है प्लांट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आप शेल्टर बेल्ट पे काम कीजिएगा। जो पुरानी व्यवस्था थी हमारे यहाँ की, जो तालाब होते थे गाँव में, पोखर होते थे, वो हमें जो है दोबारा से डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है ना। लोगों को आपको मोरलाइज करना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपको इन सब चीजों को सीखना है कि हम अपने इकोसिस्टम को जो है कैसे जो है सेव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं। अब जो पानी, जो वेस्ट पानी होता है, वेस्ट जो वाटर होता है, जो भी उनका वेस्ट होता है वो उसको सीधा जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। पता लगा वो गंगा नदी में उन्होंने बहुत सारा जो है पानी भेज दिया तो उसमें पता लगा बहुत सारी फिशरीज थी वो सब मर जाती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर लोगों को अवेयर करने की जरूरत है ना। हम सबको अपनी जो है एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एजेंडा 21 में भी इसी बारे में बात की थी कि भाई जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे आपका जो इकोसिस्टम है वो इंप्रूव नहीं हो सकता है। और डेफिनेटली अगर आप जमीन को परेशान कर रहे हैं, अगर जो भूमि है वही जो है दुखी हो गई है तो फिर हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जो नेचर का प्रिंसिपल है अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमें इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट कीजिएगा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर काम कीजिएगा, लोगों की आप काउंसलिंग कीजिएगा, लोगों को अवेयर कीजिएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्लांट आपको लगाने चाहिए, ठीक है ना। तभी तो अब जैसे हमने देखा भी था बीच में जब कोरोना के टाइम पीरियड की अगर अकॉर्डिंग बात करें कि ऑक्सीजन को लेकर हम सब लोग कितने परेशान थे, ठीक है ना। लेकिन अहम बात यह कि हमने उससे क्या सबक सीखा, भाई आपने 10 पेड़ काट दिए और लगाया एक भी नहीं, तो फिर तो कोई सबक आपने सीखा ही नहीं है। तो अगर हमें अपने नेचर को बचाना है, अपने लैंड एरिया को बचाना है, अपने फॉरेस्ट को बचाना है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है एक तरीके से कहो कि आंसरेबल आपको बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो है पॉलिसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके लिए उनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि अपने लेवल पे एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए जो इस चीज पे काम करे कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी लोगों की जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। अगर हम इन सब चीजों के ऊपर काम कर लेते हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली हम सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रिवर जो है हमारी कंट्री में बहती हैं, अक्सर उनका जो रास्ता है वो रुक जाता है क्योंकि घरों का सारा वेस्ट कूड़ा करकट हम सब नालियों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, है ना। तो डंपिंग के ऊपर भी काम जो है करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं
जिन्हें अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में जो है शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हम लैंड डिग्रेडेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फाइनली हमने जो बात की है वो बात की है कंजर्वेशन मेजरमेंट के ऊपर कि कैसे आप जमीनों को उपजाऊ बना सकते हैं। और एक और बात आप देखें ना, मान लीजिए कोई जमीन बैरन लैंड है या वेस्ट लैंड है तो आप उसे भी तो यूजेबल बना सकते हैं ना, उसके ऊपर आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। और सबसे जो एक मेरे हिसाब से जो डेंजरस जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है हमारे जो माउंटेन, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की तारीख में हो रही है। चाहे आप जो है मध्य प्रदेश की साइड से चले जाइएगा, ठीक है ना, चाहे आप विंध्याचल चले जाएं, चाहे आप सतपुड़ा चले जाएं या हिमालय की साइड कहीं भी आप चले जाएंगे, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन रेगुलर इंटरवल पे जारी है। जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट नहीं कहना चाहिए बल्कि जो इंजीनियर होते हैं ना, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नेचर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन नेचर को तो प्रॉब्लम होती है। तो हम सबको इन सब चीज़ों पे काम करने की जरूरत है, तभी हम सब जो है सेफ रह पाएंगे, ठीक है ना। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। सबसे अहम बात मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप चैनल के साथ लगातार बने रहें, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो डेफिनेटली जो लैंड यूटिलाइजेशन है अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने लगा है, तो आप जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है इन वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।